तो आप सभी का स्वागत है एक और मानवा स्टोरी में, जहां हम बात कर रहे हैं द सेवन प्रिंस वांट टू बेल की। तो भाई कोई भी लाइक करना मत भूलना, और भाई जो लोग नए आए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको मिलती है मस्त मस्त मानवा स्टोरी सुनने को, जो कि बिल्कुल प्योर हिंदी में होती है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं भाई इस वाले स्टोरी में क्या होने वाला है। तो भाई लोग स्टोरी चालू होती है एक बैकग्राउंड आवाज से, जिसमें एक आदमी बोल रहा है कि मुझे उस कमीने की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी। और फिर एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है कि अरे तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस साइन कर दो। सामने उसके एक लड़का है जो अपने हाथों पेन लेकर कुछ सोच रहा है। तभी वो दोनों वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। टेबल पर एक पेपर रखा हुआ है जिसमें वो आदमी उस लड़के को साइन करने का बोल रहा है, लेकिन वो पूछता है कि क्या सच में ये सेफ है। उसका जवाब देते हुए सामने वाला आदमी कहता है, अरे यार तुमको कहा ना मैंने इतना मत सोचो, तुमको क्या लगता है मैं मेरे स्कूल फ्रेंड को धोखा दूंगा, जबकि मैंने तुमको समझाया था इससे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, और हाँ कितना लगाओगे और कितना मिलेगा ये भी तुमको समझाया था। यदि तुम इसमें पैसा डालोगे तो अपने आप ही डबल हो जाएगा। और हाँ ध्यान रखना इसके बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुमको बताया क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मैंने जब तुम्हें देखा था जब तुम्हारे पिताजी के फ्यूनरल में भी तुम्हें कैसे फोन उठाने पड़ते थे, कैसे तुम अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाते थे, ये सब देखकर मेरा तो दिल टूट जाता था। अच्छा मैं आप लोगों को गाइस बता दूं कि अभी ये जो स्टोरी ये फ्लैशबैक में चल रही है। एक आदमी है जो उसके साथ हुआ है वो बता रहा है, तो चलो सुनते हैं उसके आगे की फ्लैशबैक स्टोरी। आदमी कहता है, जब उसने मेरे पिताजी के बारे में कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, आई होप कि ये सब कुछ सच कह रहा हो और इसको मेरी चिंता हो। और जैसे ही वो आदमी साइन कर देता है, सामने वाला आदमी कहता है कि वाह ये अच्छे मेरे जाल में फंस गया, ये तो बिल्कुल मूर्ख निकला। भाई स्टोरी सीन चेंज होता है, जैसा कि तुम लोगों को मैंने बताया था कि ये फ्लैशबैक स्टोरी चल रही थी। अब 2 साल बाद प्रेजेंट डे में देखते हैं क्या होता है। प्रेजेंट डे में एक रूम दिखाया जाता है जो पूरा गंदा पड़ा हुआ है, ड्रिंक की बोतल पड़ी है, कचरा पड़ा हुआ है और दरवाजा भी खुला हुआ है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत उल्टियां कर रहा है। उल्टी करते करते वो कहता है कि क्या है, इतने दिनों बाद मैंने ठीक से खाना खाया था और मुझे उल्टी हो गई। वो एक कोरियन लड़का है जिसकी उम्र महज 28 साल है, जो खुद से कह रहा है कि मेरी जिंदगी अब बहुत कम बची है। जिस कंपनी ने मुझे इस हाल में डाला था वो 1 साल से गायब है। आज मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि आज मैं गले गले तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ। मैं जैसे तैसे करके जी रहा हूँ, मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी 5 घंटे बाद शिफ्ट चालू होने वाली है। सोने से पहले मैं एक बुक पढ़ लूँ। सिर्फ इस सड़ी सी जिंदगी में मुझे कुछ पढ़ने का शौक है। मैं सिर्फ वो 30 मिनट पढ़ता हूँ और इस नोवेल का नाम है डार्क हेदर। मैंने वैसे तो इसको 100 बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसका अट्रैक्शन कम नहीं होता। ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ता रहूं, जबकि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता हो गया है। यही मेरी आखिरी सहारा है जो मुझे इस सड़ी सी जिंदगी को कुछ पल के लिए भुला देती है। और भाई वो आदमी वो नोवेल पढ़ रहा था, अचानक उसके साथ में कुछ अजीब होता है। उसकी आंखों के सामने कुछ ब्लैक कलर के पंख नजर आते हैं, जिनको देखकर वो कहता है ये क्या हो रहा है, पंख ये तो काले कौवे के पंख हैं। और भाई उसी समय उसकी नाक से खून बहने लगता है, उसका सिर चकराने लगता है, उसकी बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही है। वो नाक से बहता हुआ उसका खून उस नोबल पर गिरता है। ये देखकर कोरियन मैन कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे दिल को क्या हो रहा है। कोरियन मैन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो उसके शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है। वो सांस नहीं ले पा रहा है। इसी बीच वो सोचता है कि मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो रही है, मैंने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया, मेरा कोई मकसद नहीं, क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। इस पल में मुझे कुछ अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर आंख उलझ रही है। मुझे उस कमीने का चेहरा याद आ रहा है, धिक्कार है मेरी जिंदगी पर, मैं कुछ नहीं कर पाया। और भाई स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो काले कौवे के पंख उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। उसकी अचानक आंखें खुलती है, वो कहीं एक नई जगह पर है। वो देखकर बोलता है कि ये क्या था, क्या वो एक सपना था, लेकिन मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी उसकी खिड़की के बाहर काले कौवे की फौज करेगी मौज दिखती है। भाई ये मैंने मन से जोड़ दिया। उस खिड़की में से एक काला कौवा उसको खतरनाक नजरों से देख रहा था। वो काव काव करता आता है और उस पर अटैक कर देता है। वो काला कौवा जोर जोर से उसके कानों में चिल्ला रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सपना देख रहा है। वो कहता है ये कैसा डरावना सपना है, इसलिए तो नहीं कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कौवा उसके पास जोर जोर से चिल्ला रहा है। कोरियन मैन कहता है मुझे नींद से जल्दी से उठना पड़ेगा, उठ जाओ प्लीज उठ जाओ। फिर अचानक वो कौवा बिल्कुल शांत हो जाता है और उस कोरियन मैन से फ्रेंडली हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि इस कौवे को क्या हुआ है, ये अचानक इतना फ्रेंडली क्यों हो गया है। तभी आदमी बाहर खिड़की पर देखता है, बाहर उसे बहुत सारे कौवे नजर आते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल लाल और डरावनी हैं। वो कहीं एक दिशा में उड़ रहे हैं। और भाई कोरियन मैन की नजर आसमान में पड़ती है। उसको आसमान में 3 कलर के मून नजर आते हैं, एक व्हाइट जो एक्चुअल मून का कलर होता है, लेकिन उसके अलावा 2 मून और है जिनका कलर रेड और येलो नजर आता है। वो शहर बहुत विचित्र है, जहाँ फ्लैग में भी वो मून्स को दर्शाया गया है। कोरियन मैन बोलता है कि कैसा शहर है, ये कौन सी जगह है। पहले ही से मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सच नहीं है। लेकिन जब वो कोरियन मैन अपना चेहरा आईने में देखता है तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आता है। वो बिल्कुल एक प्रिंस की तरह नजर आता है। तभी दरवाजे पर कोई लॉक करता है और आवाज आती है, प्रिंस रेन अभिरन दरवाजा खोलिए, मैं मेड हूँ। भाई लोग जिसको भी यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, अभी मैं आप लोगों को स्टोरी में क्या चल रहा है समझा देता हूँ थोड़ा सा।
डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को कि भाई एक आदमी है जिसको एक आदमी ने लूट लिया, अच्छा खासा धोखा दे दिया है उसको और कुछ उसको अमाउंट का लालच देके उसको लूट लिया गया था। और वो जो अपनी जिंदगी से तंग आकर बहुत ज्यादा ऐसी जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल खतरनाक वाली जिंदगी जो कर्जे में डूबी हुई है, ड्रिंक विंक करने लग गया था और ये सब कुछ। और उसके बाद में वो उसको एक शौक था बुक पढ़ने का, जिस बुक का नाम था डार्क हेदर। वो बुक जो है उसने 100 बार पढ़ ली थी। अब क्या होता है कि वो बुक पढ़ते पढ़ते उसके साथ में ये घटना हो जाती है। तो आप लोग मतलब समझ लो कि 3 तरह की स्टोरी चल रही है। पहले क्या था कि वो आदमी ने बताया कि उसके साथ में क्या हुआ था, फिर वो प्रेजेंट डे में आया कि मेरी जिंदगी अब ऐसी हो गई है। अब वो है ना नई दुनिया में चला गया है। वो कहीं तो दुनिया है, कोई अजीब गरीब दुनिया है जहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ आ गया है। तो ये जो आदमी है भाई, ये वही आदमी है जो बहुत दुखी था, जो बहुत कर्जे में डूबा हुआ था। अब जो है उसकी स्टोरी फिर से चालू हो रही है। तो भाई इस आदमी का नाम है रेन अबिरन और उसे बाहर उसकी मेड आवाज लगाती है। वो कहती है मैं अंदर आ जाऊं। वो जोर से चिल्लाता हुआ कहता है रुको, वेट करो, दरवाजा मत खोलना, मैं बिल्कुल अभी ठीक नहीं हूँ। मेड वहीं रुक जाती है। तभी अबिरन का सिर चकराने लगता है, वो जमीन पर गिर जाता है। मेड कहती है मैं बाद में आती हूँ, मुझे पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अबिरन सिर पकड़कर सोचता है अरे ये जगह तो वैसी है जो नोबल में मैंने पढ़ी थी, जिसको मैंने कई बार पढ़ चुका हूँ, जिसका नाम द वर्ल्ड डार्क हेदर था। मैं बिल्कुल उस प्रिंस की तरह बन गया हूँ जो उस नोबल में था, जो 7वें साम्राज्य का राजा था, जिसका नाम प्रिंस रन अबिरन था। लेकिन उस स्टोरी में यह था कि उस प्रिंस की मौत पहले ही स्टोरी की शुरुआत में हो जाती है। और भाई लोग यहाँ उस आदमी को समझ में आता है कि वो उस नोबल की दुनिया में आ गया है और उस नोबल में जो प्रिंस था वो बन गया है। यानी कि भाई टोटल मिला के बाद आप लोग को बता दूं कि ये आदमी जो रिकार्नेट हुआ है। फिर अबिरन सोचता है कि ये कैसे हुआ, मेरी आंखें खुलती है तो मैं खुद को उस नोबल के अंदर पाता हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ। और फिर पीछे से आवाज आती है प्रिंस ये आपके सिक्योरिटी, इनका नाम सीन है। तभी वो आदमी सोचता है अरे ये सीन जो 7वें प्रिंस का सिक्योरिटी है। तभी सिक्योरिटी बोलता है प्रिंस आपने रात का डिनर स्किप कर दिया था, इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं खुद खाना लेकर आया हूँ। मैं बिल्कुल आपके लिए लाइट खाना लेकर आया हूँ, क्या अब आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। और भाई वो आदमी खुद को बोलता है कि थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, खुद को अब मुझे प्रिंस अबिरन की तरह ही एक्ट करना होगा। और फिर वो आदमी सिक्योरिटी को बोलता है कि हाँ मैं अब बेटर फील कर रहा हूँ। सिक्योरिटी कहता है चलो अच्छा है प्रिंस। फिर सिक्योरिटी मेड को कहता है कि प्रिंस के लिए खाना लगाओ। मेड कहती है बिल्कुल। वो मेड बहुत डरी हुई है और डर के मारे कांप रही है। प्रिंस कहता है कि तुमको क्या हुआ है, तुम इतने कांप क्यों रही हो। खाने को देखकर कहता है ये खाना कैसा है, क्या ये खाने लायक है, ये कैसा खाना है जो कुत्तों को खिलाया जाता है, वो मुझे दे रहे हो। तभी प्रिंस को गुस्सा आता है, वो कहता है कि रहने दो, चाय मैं खुद ले लूंगा। और चाय का टी पॉट गिर जाता है, चाय पूरी ढुल जाती है। मेड घबराकर सॉरी बोलती है। प्रिंस कहता है इसको क्या हुआ है, इसके साथ में ऐसा क्या हुआ है, ये तो ऐसा कर रही है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। उधर वो मेड बार बार आई एम सॉरी बोल रही है। तभी आदमी सोचता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, नोबल में लिखा था कि रेन अबिरन तो बहुत गुस्से वाला था, उसे जब गुस्सा आता था तो वो चीजों को तोड़ता था। उसका गुस्सा इतना खराब था कि यदि उस टाइम उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसको खत्म कर देता था। वो अपने नौकरों को भी हत्या कर देता था। वो एक भयानक राक्षस जैसा रूप ले लेता था। उसी भी जो मेड बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। और भाई फिर स्क्रीन पर बताया जाता है कि इस स्टोरी का सबसे खतरनाक और शुरुआती विलन है डार्क हेदर। तभी सिक्योरिटी कहता है कि अरे मैं टेंशन में आ गया था, हमारे प्रिंस की तबियत ठीक नहीं है, लेकिन अब आपको देखकर लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ खाने के बीच आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज उसके पहले आप ये बजट डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तभी आदमी सोचता है कि इतना भी जरूरी नहीं था, एक मूर्ख प्रिंस ऐसा क्या जरूरी काम करता था। ये जो सिक्योरिटी ने डॉक्यूमेंट दिए हैं मुझे लगता है ये फ्रॉड है। मुझे लगता है सिक्योरिटी के मन में इस बजट को लेकर हेराफेरी करने का मन है, क्योंकि एक ये साधारण सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं कर सकता। पर ये जो सीन है ये महारानी का रिश्तेदार है तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। महारानी का पावर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। लेकिन यदि मैं उस नोबल में जो लिखी स्टोरी की बात करूँ तो उस स्टोरी के हिसाब से तो मुझे इस पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता है। प्रिंस ये सोच ही रहा था, इतने में सिक्योरिटी सीन बोलता है प्लीज अब आप ये मत बोलिए कि आप साइन करना भूल गए हैं। आप अपने नाम की साइन करना भूल गए तो प्रिंस आपके लिए तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। प्रिंस सोचता है मेरा मजाक उड़ा रहा है। यदि इस बारे में सोचा जाए कि रॉयल फैमिली के एक मेंबर का मामूली सिक्योरिटी द्वारा मजाक उड़ाया गया है तो कितनी शर्मनाक की बात होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे कैरेक्टर में मुझे ही क्यों चुना गया। इसी बीच सिक्योरिटी फिर से कहता है महाराज अब मुझे शर्म आ रही है, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, प्लीज आप इतना ना सोचे, बस साइन कर दीजिए। भाई लोग ऐसा नहीं लगता है कि आदमी के साथ में जो हो रहा है ये पहले भी हो चुका है। वो आदमी ने जो साइन करवाया था और इसको धोखा देकर चला गया, पूरे पैसे लपेट कर चला गया। देखते हैं भाई आगे स्टोरी में क्या होता है। और तभी भाई वो प्रिंस को उस आदमी का चेहरा याद आ जाता है और जैसा कि उसने कहा था इतना मत सोचो, बस यहाँ साइन कर दो। और भाई ये सोचते ही प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझ पर धिक्कार है, ये स्थिति वैसी ही हो गई जैसे पहले मुझे ठगा गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो सिक्योरिटी सीन को कहता है कि सीन देखो इस बजट में मुझे काफी कुछ डाउट लग रहा है, तुमने देखा हो तो इसके आंकड़े कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, क्या इस बजट के हिसाब से बर्बादी नहीं है। सिक्योरिटी सीन कहता है कि महाराज मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आप जैसा प्रिंस बजट के बारे में ऐसा सोचेंगे, ऐसा लगता है कि मैंने आपको गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, आपका खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन अब आप एक काम कर दीजिए, इस बजट पर साइन कर दीजिए, मैं इसको दोबारा
चेक करवा लूंगा। तो आप ज्यादा कुछ मत सोचिए, बस इस पर साइन कर दीजिए। और भाई प्रिंस को इतना गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो जो है टी पॉट को फेंक देता है। वो जमीन पर गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो सिक्योरिटी सीन और मेड डर जाते हैं। प्रिंस कहता है अरे मेरे हाथों से फिसल गया। और फिर प्रिंस मन मन सोचता है कि मैंने ये नोवेल 100 बार पढ़ी है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। ये सच है कि ये सीन महारानी का रिश्तेदार है, लेकिन इनका रिश्ता तो दूर है कि महारानी को ये तक भी पता नहीं होगा कि ये सीन यहाँ पर है। सिक्योरिटी सीन कहता है महाराज आपने ये क्या किया, आप क्या कर रहे हो। और भाई फिर प्रिंस टेबल को एक हाथ से उठाकर फेंक देता है और फिर सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन मैं बिल्कुल ये भी नहीं चाहूंगा कि अब स्टोरी के हिसाब से मैं मर जाऊं। फिर वो सिक्योरिटी सीन से कहता है कि तुम्हारे बार बार कहने पर मेरा ध्यान भटक गया और मेरे हाथों से वो टी पॉट फिसल गया। अब तुम्हारा यहाँ फर्ज बनता है कि इसको साफ करो। उसी बीच प्रिंस फिर से सोचता है कि मेरा जन्म जरूर खाली हाथ हुआ, लेकिन मैं जहाँ भी गया मेरा शोषण हुआ, मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन मेरी वो जो सड़ी सी जिंदगी थी उसे मैंने जी ली। उस जिंदगी से मैं तंग आ गया था, लेकिन अब जो मुझे इस नोवेल से जिंदगी मिली है, इस नोवेल के नॉलेज से और प्रिंस के पावर से अब ये जिंदगी जीऊंगा। और भाई फिर प्रिंस सिक्योरिटी सीन से कहता है कि सीन तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो, जाओ जल्दी से उसको साफ करो, दिख नहीं रहा है कि कारपेट गंदा हो रहा है और इसे जल्दी से साफ करो। और फिर भाई प्रिंस कहता है कि मैं हर हाल में जीवित रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो सिक्योरिटी सीन मन ही मन में सोचता है कि रॉयल फैमिली के लिए इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है, जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ। कई प्रकार की स्पेशल एबिलिटी भी रॉयल फैमिली के पास में होती है और उनको भगवान ने बहुत ही खूबसूरत गोल्डन बाल भी दिए हैं। वो बिल्कुल भगवान की तरह नजर आते हैं, जैसे कोई भगवान का अवतार हो। उनके राजघराने के नियम बहुत सुंदर और सरल है, सिवाय इस निकम्मे 7वें राजा के अलावा। इस राजा का व्यवहार बहुत ही बेकार है और साथ ही साथ ये बेवकूफ भी है, खासकर उसके बाल भी काले हैं। वो कहीं से कहीं तक रॉयल फैमिली का नहीं लगता। वो रॉयल फैमिली का कैसे हो सकता है? वो सिर्फ एक हारा हुआ इंसान है जो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता है। तुम लोगों को पता है इस आदमी के साथ काम करने के लिए मैंने कितनी रिश्वत दी थी। और भाई सामने कुर्सी लगाकर पैर पर पैर रखकर प्रिंस रेन अबेरन बैठा हुआ है, उसके सामने नीचे वो सिक्योरिटी सीन उस कारपेट को साफ कर रहा है। भाई लोग प्रिंस बिल्कुल अपने फॉर्म में आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर सिक्योरिटी सीन कहता है कि इसको साफ करने के लिए मैं मेरा टाइम खराब कर रहा हूँ। और फिर आखिर में वो कहता है प्रिंस मैंने इसको बिल्कुल साफ कर दिया है, यदि आप कहे तो मैं जाऊँ। प्रिंस उसी टाइम चाय का मग्गा फिर से नीचे फेंक देता है, चाय वहीं पर गिर जाती है और साथ ही साथ मग्गा भी वहीं टूट जाता है। सिक्योरिटी सीन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा में प्रिंस से कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ। प्रिंस कहता है कि मैं जब से तुमको देख रहा हूँ एक छोटे से टास्क में तुमने कितनी देर लगा दी, तो मुझे लगा कि तुमको एक और अपॉर्चुनिटी दूं ताकि तुमको इसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब ज्यादा टाइम मत खराब करो, फटाफट इसको भी साफ करो। और हाँ, इस बार ज्यादा टाइम मत लगाना। सिक्योरिटी सीन फिर से साफ करता है, कहता है कि आज इसका व्यवहार बहुत खराब लग रहा है, जब ये बातें मैं महारानी को बताऊंगा ना तो देखता हूँ फिर इसका क्या होगा। प्रिंस कहता है तुम अभी महारानी के पास नहीं जा सकते हो, तो ये फालतू की धमकियां देना बंद करो और चुपचाप काम करो। मैं तुम्हें हर चीज सिखाने वाला हूँ ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उधर पास में मेट को प्रिंस कहता है कि एक काम करो, तुम अपने कानों को बंद करो जरा, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना वो तुम सुन नहीं सकती और ना ही तुम्हें सुनना चाहिए। मेट कहती है बिल्कुल मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ। और भाई लोग इसके बाद जो प्रिंस ने बोला होगा ना, ये सुनाया होगा ना, नहीं सुनाई गई होगी, क्या मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये सब समझ लो, क्योंकि जो चीज मेट को नहीं सुनना है ना वही हमको भी नहीं सुनना है। बस आप एक काम करो, ये जो फोटो देख रहे हो ना इससे समझ जाओ कि क्या मस्त मस्त वाणी का यूज किया होगा और क्या शानदार वर्ड यूज किए होंगे, और इसीलिए ना मैं बोल पाऊंगा और ना तुम लोग सुन पाओगे। और भाई लोग प्रिंस की मस्त वाणी सुनकर वो सीक्रेट सीन का चेहरा पूरा लाल हो गया है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। उधर मेड ने सब बातें अपने दोस्तों को बताई है। वो बता रही है कि प्रिंस ने सिक्योरिटी सीन को बहुत कुछ सुनाया है, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था, वो बस एक जगह चुपचाप खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो वो एक जिंदा लाश हो। मुझे समझ नहीं आता प्रिंस को क्या हो गया है। ये अपने सातवें प्रिंस है ना, उनकी जब से तबियत खराब हुई है तब से उनका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। दूसरी मेड कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। तभी वो मेड उसकी फ्रेंड से पूछती क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं सही कह रही हूँ। मेड कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, वो प्रिंस बहुत डरावने हो गए हैं, हमको तो लगता है कि पता नहीं हम लोग 1 साल तक जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा ना हो कि हमारी हत्या कर दी जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम हमारा सामना तो उससे नहीं होता, क्योंकि आजकल वो महल के बाहर बहुत कम आता है। तभी वो मेट्स को याद दिलाती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको पता नहीं है आज तुम्हारी साफ सफाई की ड्यूटी है। वो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। और फिर तभी प्रिंस को दिखाया जाता है वो एक लाइब्रेरी के पास खड़ा हुआ है और कहता है कि आज मौसम बहुत बढ़िया है। वैसे तो मैं उस नोवेल में जो लिखा था उसके हिसाब से 7वें राजा की तरह ही एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इनको कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो ये नौकर भी मेरे से डर के भाग रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी सीन भी अब तो सही हो गया है, वो बहुत दिनों से मेरे पास में मिलने नहीं आया और ये सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को फालतू का परेशान करूँ और किसी के सिर पर टी पॉट मारूं। अब तो बढ़िया है, यही कारण है कि अब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, मेरे पास अब भी बहुत सारा टाइम है। वैसे भी मेन स्टोरी चालू होने में अभी 1 साल बाकी है और वो स्टोरी के हिसाब से मेरी मृत्यु होने में 3 साल लगेंगे। मुझे आज भी याद है उस नोवेल के बारे में जिसका नाम डार्क हेदर है, वो मुझे एक लाइब्रेरी के कोने में पड़ी मिली थी, उसको मैंने 100 बार पढ़ लिया था, मुझे वो नोवेल इतना पसंद आया था। अभी इस नोवेल स्टोरी में मेन कैरेक्टर का आना अभी काफी दूर है और इसीलिए अभी रिलैक्स एंड लेट्स एंजॉय, क्योंकि आज का मौसम बहुत बढ़िया है। और भाई प्रिंस एक खिड़की में से देखता है
आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, उनको देखकर कहता है काश मैं उड़ पाता तो धरती का नजारा कितना शानदार देख पाता। और भाई ये बोलते ही उसके साथ में फिर से कुछ अजीब होता है, उसका शरीर लाल पड़ जाता है, वो पसीने में तरबतर हो जाता है, उसका अचानक सिर चकराने लगता है, वो चाय का मग गिर जाता है और वो नीचे झुक जाता है और कहता है कि ये मुझे अचानक क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा शरीर पूरा जल रहा है, ये बहुत अलग है, जो लास्ट टाइम हुआ था उससे बहुत अलग लग रहा है, मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई हो। उधर दरवाजे पे मेड आ जाती है, वो कहती है प्रिंस मैं क्या अंदर आ सकती हूँ क्योंकि मुझे साफ सफाई करना है। प्रिंस की आवाज नहीं निकल रही है, वो धीरे से कहता है कोई मेरी मदद करो। उधर मेड सोचती है कि प्रिंस शायद रूम में नहीं है, चलो ये अच्छा है, और वो रूम में घुस जाती है। वो देखती है कि चाय का मग्गा टूटा पड़ा है, चाय ढुली पड़ी है, वहाँ प्रिंस नहीं है। मेड कहती है यहाँ क्या हुआ है, और वो उस मग्गे को उठाते उठाते कहती है चलो अच्छा है, इस टूटे मग्गे को बेचकर मेरा परिवार 1 महीने तक खाना खा पाएगा। और तभी उसे कुछ आवाज आती है, वो देखती है कि उसके पास में काला कौवा बैठा हुआ है। वो कहती है अरे ये कौवा, और फिर वो उस कौवे को अपनी गोद में लेकर कहती है अरे नन्हे कौवे तुम अंदर कैसे आ गए, तुम्हें पता नहीं है रूम में बहुत ही डरावना व्यक्ति रहता है। और भाई इसके बाद जो हुआ एक्चुअली वो हमारा सुंदर प्रिंस ही कौवा बन गया है, और वो प्रिंस ही जो है काला कौवा बन गया है, वो उस मेड के हाथों में है। और प्रिंस ये सब सुनकर सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं 7वें प्रिंस से सीधा कौवा कैसे बन गया और क्यों। और इतने में वो मेड कौवा बना प्रिंस को खिड़की से बाहर उड़ाने लगती है। वो कहती है कि नन्हे कौवे मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती, प्रिंस को पता लगेगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। और वो कौवे को उड़ा देती है। कौवा कहते हैं कि रुको मैं प्रिंस ही हूँ, लेकिन कौवे की भाषा उसे समझ नहीं आती और वो प्रिंस चिल्ला रहा है कि मुझे मत फेंको मैं प्रिंस ही हूँ, लेकिन उस मेड ने प्रिंस को नीचे फेंक दिया। प्रिंस जो बना हुआ कौवा है नीचे गिरने लगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे नो मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे बचूं, क्या मैं अपने पंखों का यूज करूं, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। और वो जोर जोर से अपने पंख को उड़ाने लगता है और कहता है उड़ जाओ प्लीज उड़ जाओ। और फाइनली भाई वो आसमान में उड़ने लगता है और वो खुश होकर बोल रहा है अरे वाह मैं तो उड़ रहा हूँ, लेकिन रुको क्या मैं फिर से इंसान बन पाऊंगा। और वो बहुत कोशिश करने के बाद में खिड़की के अंदर आ जाता है। खिड़की के अंदर आने के बाद में वो इंसान बन जाता है और वो कहता है चलो बहुत कोशिश करने के बाद मैं इंसान तो बन ही गया हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में एबिलिटी आ गई है कि मैं बस इमेजिन करके जब चाहूँ जब कौवा बन सकता हूँ और जब चाहूँ जब इंसान बन सकता हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, ये कौवे की एबिलिटी कहाँ से आई, क्योंकि उस नोवेल में तो इसके बारे में कहीं नहीं लिखा था। ऐसा तो नहीं मुझे कोई श्राप है, मुझे नहीं पता कि ये पावर कहाँ से आई, लेकिन इस पावर के बारे में मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकता। कौवे के रूप में बदलना इस बारे में नोवेल में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा था। मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी में चेंज हुआ है ऐसा ना हो कि स्टोरी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ मेनिस ही एक्टिव कर सकता है। भाई तुम लोग को मैं बता दूं कि मेनिस जो है यहाँ पर एक पावर है, पावर का नाम है मेनिस, जिसको एक्टिव करके ये लोग ये पता कर सकते हैं कि इनके अंदर कितना पावर है और कौन सा पावर है। तो ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल में ये समझ लो कि मेनिस है जो उसका पावर का नाम है। और भाई इतने में पीछे से आवाज आती है कि प्रिंस आपका रिचुअल का टाइम हो गया है, वो जल्दी शुरू होने वाला है तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और प्रिंस बोलता है कि ये आज ही है क्या। और भाई स्टोरी सीन चेंज होता है, सभी लोग खड़े हुए हैं और बताया जाता है कि इस रिचुअल के लिए सभी राज्यों के राजा सम्राट और उनके भाई बहन महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं। इसको कहते हैं रिचुअल, लेकिन इसका असल में मतलब ये होता है कि एक परीक्षा होती है। लेकिन 7वां प्रिंस इसका हिस्सा नहीं है और वो बिल्कुल अलग कपड़ों में है। वो टेबल के बिल्कुल कोने में बैठता है। वो सोचता है कि किसी बुक को पढ़ने में और एक्चुअल प्रैक्टिकल होने में बहुत फर्क पड़ता है। तभी वहाँ पर प्रिंस की हंसी उड़ाई जाती है। वो कहते हैं कि अरे ये देखो टेबल के कोने में इसलिए बैठता है क्योंकि इसके बाल काले हैं, और यदि इसको काले कौवे से कंपेयर करें तो इसे 7वें प्रिंस और काले कौवे में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अभी प्रिंस के सामने एक राजा बैठा हुआ है। वो कहता है कि तुम इतने अकड़ के बैठे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने अकड़ के बैठे हो। प्रिंस मन में कहता है कि ये आदमी तो 8वां प्रिंस है और उसकी उम्र 17 साल की है। इसका नाम सेलोस अबरन है, ये मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वो मुझे कभी अपना बड़ा भाई नहीं समझता। फिर वो सेलोस अबरन पूछता है कि क्या तुम बेरे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। प्रिंस कोई जवाब नहीं देता है और सोचता है कि ये माइनर विलन है, जैसे कि नोवेल में लिखा है ना 7वां प्रिंस के बारे में, वैसे ही ये माइनर विलन है। इतने में वो भाई 8वां प्रिंस भड़क जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरा जवाब दो। इतने में वहाँ पर खड़ी प्रिंसेस कहती है कि हमें सम्राट के सामने हंगामा नहीं करना चाहिए। 8वां प्रिंस माफी मांगता है और फिर प्रिंसेस कहती है चलो हम लोग अरेंज में बैठ जाते हैं। तो सभी लोगों को अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठना है। सभी लोग अपनी अपनी रैंक में बैठ जाते हैं और फिर बताया जाता है कि जिसके हेयर ज्यादा चमकदार होंगे वो उतना ही पावरफुल होगा। जिसके पास मेनिस है, मतलब स्पेशल एबिलिटी इस दुनिया की, या यूं कहें कि सबको कंट्रोल करने वाली पावर। लेकिन बात करें 7वें प्रिंस की तो ना इसके बाल गोल्डन है और ना ही इसके पास कोई पावर है। इसका जन्म कैसे हो गया पता नहीं, ये कैसे रॉयल फैमिली में आ गया ये भी पता नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है। और मैं अब आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि राजा सम्राट पधार रहे हैं। और भाई तभी जो है इन सभी राजाओं का राजा सम्राट आता है। वो कहता है ज्यादा टाइम मत खराब करो, जल्दी से चालू करो। और फिर भाई वो टेबल पर बताते हैं कि ये जो आप सभी को ब्लू लाइन नजर आ रही है ये पहले सम्राट ने बनाई थी। यदि आप लोग इसमें मेनिस इंजेक्ट करते हैं तो ये टेबलेट मेरे हाथों को माफ करके ये बताएगी कि मेरे अंदर कितना मेनिस पावर है। अच्छा गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेनिस पावर है एक अलग तरह का एबिलिटी है। और आप लोगों ने जो देखा है जो टेबल है उसको जो राजा सम्राट टेबलेट बोल रहा है, एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जो हाथों को स्कैन करके
बताता है कि इंसान में कितना मिनिस पावर है और उसका रेंज बता देता है कि कितना रेंज तक ये इसका पावर है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या कहता है राजा सम्राट। तो सम्राट अपने हाथों को जैसे ही टेबल पर रखता है, वो टेबल डिवाइस उसके हाथों को स्कैन करके बताती है कि उसके अंदर कितना मिनिस पावर है। उसके अंदर जो मिनिस पावर था वो रेंज के टेबल के बाहर हो गया था। और ये देखकर प्रिंस कहता है, अरे वाह, इनका पावर तो टेबल के आखिरी कोने तक पहुंच गया। और क्यों ना हो, आखिरकार वो सम्राट है। और इतने में सम्राट कहता है कि क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो मुझे चैलेंज दे सके। तभी फर्स्ट प्रिंस कहता है, क्या मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तभी सातवां प्रिंस सोचता है कि इस टेस्ट में कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन अधिकतर फर्स्ट प्रिंस ही भाग लेता है। और शायद इसलिए क्योंकि ये मिनिस पावर का एक बार रैंकिंग सेट हो जाती है, तो वो ऐसे रेयर केस में ही चेंज होती है। और ये मिनिस पावर जितना मात्रा में होगा उतना ही इंसान का साइज निर्धारित करता है। और ये जो फर्स्ट प्रिंस है ना, ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए अपना पावर दिखाता है और ये सब कुछ जो है अपनी रॉयल फैमिली को दिखाने के लिए करता है। और ये फर्स्ट प्रिंस ये भी दिखाता है कि रैंक में सबसे फर्स्ट कौन है और कौन अगला सम्राट होगा। और फर्स्ट प्रिंस अपने हाथ टेबल पर रखता है और जैसे ही वो रखता है उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और इतनी बिगड़ने लगती है उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लग जाती है। और वहाँ पर सब घबरा जाते हैं और जल्दी से बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ। और भाई उधर सातवां प्रिंस कहता है कि ये सब लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस नोबल के हिसाब से फर्स्ट प्रिंस मरने वाला है और ये सब चीजें मैं ही समझ सकता हूँ। और अब जो है फर्स्ट प्रिंस मर जाएगा, उसके पूरे शरीर खून में बह रहा था। और भाई फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है द मेन स्टोरी इज फाइनली बिगन। तो ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।